Good morning, students. This is Gautam Singh, your faculty of English. For more new videos, like, share, subscribe my channel. सो बुक फर्स्ट गोल्डन रेज में से हमारा 7th नंबर का जो चैप्टर है उसका टाइटल जो है वो है द लेडी और द टाइगर। लेकिन जो टाइटल है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन हमारे सामने रखता है कि शायद जो कहानी है वो हमसे ही सवाल कर रही है कि हमें जवाब देना है, कहानी को पढ़ के समझना है कि या तो लड़की या फिर बाघ, दोनों में से क्या चीज। लेकिन अब देखते हैं कि हमें दोनों में से कुछ छांटना है या फिर दोनों में से कोई एक जो है वो हमारी कहानी का मेन पार्ट बनता है। कहानी कुछ टुकड़ों में है तो अच्छे से समझने के लिए हर एक पार्ट बहुत टुकड़ों में है तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए किंग हु वाज क्रूड। राइटर बताता है, राइटर जो है वो फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन, फ्रैंक आर जो स्टॉकटन है वो उसके राइटर हैं, उनकी लिखी हुई ये कहानी है, एक फॉरेन राइटर है। तो वो लिखते हैं कि बहुत बहुत समय पहले की बात है, एक क्रूड यानी कि अशिष्ट राजा हुआ करता था एंड वेरी मच लाइक ए सैवेज। और ये जो अशिष्ट राजा था वो काफी हद तक सैवेज यानी कि खूंखार दिखाई देता था, बिल्कुल खूंखार और बहुत ही अशिष्ट टाइप का राजा था। ही हैड लर्नड सम मैनर्स फ्रॉम हिज लैटिन नेबर्स। हालांकि उस राजा के बगल में जो लैटिन देश थे यानी जो लैटिन राज्य थे उनसे उसने कुछ तौर तरीके तो सीख लिए थे, बट मोस्टली ही वॉज बार्बरिक। लेकिन इतना अपने पड़ोसियों से कुछ संस्कार सीखने के बावजूद जो राजा था वो काफी हद तक बार्बरिक यानी कि क्रूर था, लाउड बहुत ही भड़कीला किस्म का था एंड ग्रफ और बहुत ही कर्कश किस्म का था। तो भले ही उसने अपने पड़ोसियों से जो लैटिन पड़ोसी थे कुछ तो मैनर्स उसने तरीके सीख लिए, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत क्रूर, बहुत भड़कीला और बहुत ही कर्कश था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स। अपने पड़ोसियों से ना तो उसने कोई शालीनता ली और ना ही उसने कोई संस्कार लिए, ये दो चीजें उसने अपने पड़ोसियों से नहीं सीखी। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंटेसीज एंड इवन ग्रेटर एंथुसियाज्म। लेकिन एक खास बात थी इस राजा की कि वो बहुत ही फैंटेसीज यानी कि कोरी कल्पनाओं से भरा हुआ था, और कोरी कल्पनाओं से भी ज्यादा वो बहुत ही एंथुसियाज्म यानी जोश से भरा हुआ था। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग ही वॉज एबल टू फोर्स सम ऑफ दीज फैंटेसीज इनटू रियलिटी। अब राइटर कहता है कि ये जो वो कल्पनाएं किया करता था, चूंकि वो एक राजा था और एक राजा होने के नाते उसके पास में ढेर सारी शक्तियां थी, पैसा था, सब कुछ था, ताकत पैसा सब कुछ था, तो बहुत सारी ऐसी जो सन की कल्पनाएं थी उन कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल चुका था। और एट लीस्ट ही ट्राइड टू, या तो वास्तविकता में बदल चुका था या अधिकतम जो उसकी ऐसी कोरी कल्पनाएं सनक हुआ करती थी वो उन्हें पूरा करने का प्रयास जरूर करता था। अब वो कौन सी कल्पनाएं हैं वो तो हम आगे देखेंगे। His personality was normally calm when everything was in order. राजा की जो शख्सियत थी यानी उसका जो व्यवहार था वो आमतौर पर बड़ा ही शांत रहता था, लेकिन तब तक कि जब तक कि चीजें एक सही अनुशासन के अकॉर्डिंग चलती रहती थी। When there was a little hitch, लेकिन जैसी कभी इन कामों के बीच में, नियमों के बीच में, अनुशासन के बीच में कोई अड़चन यानी कि हिच आती, however he was exultant and happy। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी अगर कोई अड़चन आती तो इसका मतलब नहीं वो भड़कता गुस्सा होता, वो बहुत ही एक्सल्टेंट यानी कि उल्लासित होता और हैप्पी बहुत खुश होता। He loved it when things went wrong। असल में जब भी उसके पास में कोई चीज अनुशासनहीन होती या कोई नियम टूटता तो वो बड़ा ही खुश होता। लेकिन क्यों? बिकॉज दैट मीन दैट ही कुड देन करेक्ट देम। क्योंकि असल में जब कोई चीज अनुशासन को तोड़ती तो ये राजा के लिए एक बेहतरीन मौका होता कि वो उस चीज को अनुशासित कर सके। ही लव्ड टू मेक द क्रूक्ड स्ट्रेट। उसे बदमाश लोगों को सीधा करने में बड़ा आनंद आता था। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेस इन लाइफ। जीवन के जो उबड़ खाबड़ पहलू हुआ करते थे उनको समतल करने में उसको बड़ा आनंद आता था। He decided that there should be a way to added culture to the lives of his subjects। Subjects का मतलब उसकी प्रजा। यहां पर जो राजा है उसने एक और सन की कोई कल्पना करी। उसने कल्पना करी कि वो अपनी जो प्रजा है उनके जीवन में एक अलग संस्कृति डालना चाहता है और इस संस्कृति को डालने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। His method was the public arena। तो अपने लोगों के जीवन में एक नई संस्कृति पैदा करने का राजा का तरीका था एक अरेना यानी कि एक अखाड़ा। There humans and beasts performed before audiences। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर मनुष्य और जो जानवर थे वो दर्शकों के, ऑडियंस के सामने अपने करतब दिखाते थे, कुछ कला करतूत दिखाते थे।
बट हिज फैंसीज असर्टेड themselves here। लेकिन इतना आसान तरीके से नहीं। असल में राजा की जो ये फैंसीज, जो कोरी सन की कल्पनाएं होती थी, उन कल्पनाओं का सजीव रूप हमें इस अखाड़े में देखने को मिलेगा। कैसे? द अरेना दैट ही बिल्ड वॉज नॉट फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ ग्लैडिएटर्स। ग्लैडिएटर्स जो होते थे वो प्राचीन रोम के अंदर योद्धा हुआ करते थे और वो अखाड़े के अंदर आपस में युद्ध किया करते थे। जो मर जाता था वो हार जाता था और जो जीतता था ग्लैडिएटर वो विजेता कहलाता था। तो राइटर कहता है कि लेकिन ये अखाड़ा इतना आसान नहीं था। राजा का बनाया हुआ जो अखाड़ा था ये ग्लैडिएटर्स की गौरव गाथा या उनके सम्मान के लिए नहीं था। इट वॉज नॉट फॉर बीस्ट टू फाइट ईच अदर टू द फिनिश। लेकिन राइटर यह भी बता दे कि ऐसा अखाड़ा भी नहीं था कि जहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर लड़ते हो, एक दूसरे को मरते दम तक मारते रहते हो, ये उसके लिए भी नहीं था। इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लायंस। लेकिन ये वो अखाड़ा भी नहीं था जहां पर राजधर्म ना मानने वाले जो हेरेटिक्स यानी अपधर्मी होते हैं, जो धर्म को मानने से मना कर देते हैं, तो ऐसे नास्तिक लोगों को बाघों के आगे और शेरों के आगे राजा फिकवा दिया करते थे। लेकिन हमारा राजा के लिए अखाड़ा इस काम का भी नहीं था। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि इस अखाड़े में ना तो ग्लैडिएटर्स लड़ते हैं, ना इसमें खूंखार जानवर आपस में लड़ते हैं, और ना ही इसमें राजधर्म का विद्रोह करने वाले लोगों को भूखे शेरों के आगे फेंका जाता है। तो फिर है किस काम का? It was, he believed, for the purpose of winding and developing the mental energies of his people। असल में राजा का यह मानना था कि उसका ये जो अखाड़ा है, ये राजा का विश्वास था कि ये जो अखाड़ा है ये उसकी प्रजा के दिमाग को व्यापक रूप से खोलने, उनको ज्यादा गहन सोचने के लिए, बनाए रखने के लिए, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए और उनके दिमाग को ऊर्जा से भरने के लिए अखाड़ा था। यानी यहां पे वो कुछ ऐसा किया करता था, इन तीनों चीजों को छोड़कर वो कुछ ऐसा किया करता था कि राजा की नजर में ये जो कुछ अखाड़े में किया जाता था वो उसकी प्रजा के दिमाग को ऊर्जावान बनाएगा, प्रजा के दिमाग को व्यापक बनाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छा सोच सके। इट वॉज ए वेस्ट एम्फी थिएटर विद एनसर्कलिंग गैलरीज, मिस्टीरियस वॉल्स एंड अनसीन पैसेजेस। अब ये जो अखाड़ा था राजा का, जिसको उसने एम्फी थिएटर कहा है, अब असल में यहां पर दो वर्ड हुए हैं, अरेना और एम्फी थिएटर। अब अगर अरेना और एम्फी थिएटर को लें तो ये काफी हद तक सिमिलर वर्ड होते हैं, जिसका मतलब होता है अखाड़ा, जैसे हम करंटली स्टेडियम देखते हैं। लेकिन करंट मॉडर्न जो हमारी वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अरेना और एम्फी थिएटर के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, टेक्निकल डिफरेंस। लेकिन यहां पे हम अपनी कहानी और इन दोनों वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। असल में राइटर में बता रहा है कि हमारा जो राजा था उसके पास में एक ऐसा एम्फी थिएटर था। एम्फी थिएटर पुराने जो रोमन साम्राज्य हुआ करते थे उसमें हुआ करते थे, और अभी जो है वर्ल्ड में एक ऐसा एम्फी थिएटर काफी हजार साल पुराना अभी भी खड़ा हुआ है, काफी जर्जर हालत में, लेकिन अब उसको जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसका दर्जा दे रखा है और बहुत सारे लोग उससे घूमने भी जाते हैं। तो इस प्रकार का एक बड़ा खुला अखाड़ा होता था। अरेना और एम्फी थिएटर में डिफरेंस है कि अगर जो हम करंट स्टेडियम देखें मॉडर्न वर्ल्ड के, तो उसमें क्या होता है कि यहां पे जो दर्शक बैठते हैं इसके पूरे शेड से कवर कर रखा होता है, यानी दर्शकों के ऊपर ना तो धूप पड़ती है ना बारिश पड़ती है, और ये जो प्ले एरिया होता है, खेल का मैदान होता है, ये बिल्कुल ओपन अप होता है, खुला हुआ होता है। तो ये तो होते हैं अरेना, और जो खुले टाइप के पहले जमाने में बनते थे वो कहलाते थे एम्फी थिएटर। तो राइटर बताता है कि हमारे राजा के पास में भी एक ऐसा एम्फी थिएटर उसने बना रखा था। इस एम्फी थिएटर में ढेर सारी गैलरीज थी दर्शकों के बैठने के लिए, यहां पे दर्शक बैठ जाते थे। लेकिन दर्शकों के अलावा ये जो प्ले एरिया हुआ करता था, यहां पे ढेर सारे, काफी सारे, बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी दरवाजे हुआ करते थे, रहस्यमयी तिजोरियां हुआ करती थी, और दुनिया भर के ऐसे अनदेखे रास्ते और गलियारे हुआ करते थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आते थे और कहां जाते थे। इट वॉज टू बी अ मीन्स फॉर पोएटिक जस्टिस। राजा के अकॉर्डिंग ये जो अखाड़ा था ये मात्र एक अखाड़ा नहीं था, बल्कि एक कविता जैसे सुंदर तरीके से न्याय प्रदान करने की एक कला थी। मीन्स का मतलब यानी कि साधन। तो राजा का यह मानना था कि ये जो अखाड़ा है ये केवल अखाड़ा नहीं है, बल्कि ये उसके लोगों के दिमाग को ऊर्जावान और व्यापक रूप से विकसित करता है। और केवल यही नहीं, राजा का यह मानना था कि यहां पर एक सुंदर कविता की तरह वो न्याय का निर्धारण भी करता है अपने लोगों का। इट वॉज टू बी ए प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड और वर्च्यू रिवार्डेड बाय ऑल बाय चांस। राइटर रिमार्क करते हुए बताता है कि राजा के अखाड़ा वो जगह थी जहां पर अपराध को दंड दिया जाता था, या फिर जो किस्मत होती थी उसको इनाम मिलता था, लेकिन सिर्फ मौके, किस्मत के भरोसे। यानी अगर अपराध को दंड मिलता था तो वो भी किस्मत पे छोड़ दिया जाता था, और अगर किसी निर्दोष को इनाम मिलता था जिसकी अच्छी किस्मत है
तो ये बात भी किस्मत पे डिपेंड करती थी, यानी जिसकी अच्छी किस्मत थी वो तो अपराधी भी इनाम लेके निकल जाता था, लेकिन जिसकी किस्मत बुरी होती थी वो निरपराध होकर भी दंड का भागी बनता था। लेकिन कैसे, अखाड़े में न्याय कैसे बढ़ता था? When the king was interested in people and their crimes, he would dictate that their fate should be decided in the arena. असल में राजा का तरीका यह था कि जब राजा को दिलचस्पी होती थी किसी अपराधी में, उस अपराधी के किए गए अपराध में, तो वो ये डिसाइड कर लेता था कि इस आदमी की किस्मत का जो फैसला है, अपराध का जो फैसला है, वो अखाड़े में होगा, दरबार में नहीं होगा। द किंग न्यू नो ट्रेडिशन फ्रॉम अदर किंगडम्स। राइटर ये कहता है कि बगल के जो राजा थे, लैटिन जो राजा थे, वो ढेर सारी प्रक्रिया अपनाते थे, सबूत देखे जाते थे, गवाह सुने जाते थे, सुनवाइयां होती थी। लेकिन ये जो राजा था, इसने अपने पड़ोसियों से ऐसा कुछ भी नहीं, कोई परंपरा नहीं सीखी थी। हिज ओनली एलिजेंस वॉज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज। उसकी जो एलिजेंस यानी कि जो निष्ठा थी, वो निष्ठा केवल दो लोगों के प्रति थी। एक तो अपनी खुद की सन की कल्पनाओं की तरफ और एक खुद की तरफ। कुल मिला के सेल्फ सेंटर्ड आदमी था। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इज द इन द अरेना केम अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म। और राइटर ये कहता है कि ये जो उसकी सन की कल्पना थी, यानी जिसको अरेना अखाड़ा कहते हैं, जिसमें हर चीज का जो निर्धारण है वो केवल किस्मत के द्वारा किया जाता था। किस्मत अच्छी होगी तो अपराधी भी नाम ले जाए, और किस्मत बुरी है तो निर्दोष भी दंड का भागी बन जाए। तो राइटर ये कहता है कि ये जो उसकी सन की कल्पना थी, ये बहुत ही रोमांटिक, बड़ी ही जुनून से भरी हुई थी, लेकिन काफी हद तक क्रूर तो थी। ये उसके आइडियलिज्म का, उसकी विचारधारा का नतीजा था, जिसमें भले ही रोमांटिक तो लगता है कि बड़ा अच्छा सा लगता है कि जो इस प्रक्रिया बनाई गई थी बहुत सुंदर तो थी, लेकिन क्रूर जरूर थी। कैसे? When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, he would give a signal. A door beneath him would open and the accused person would step out into the amphitheater. राइटर कहता है कि ये जो हमारा एम्फी थिएटर था, इसमें जो राजा था वो अपने आप इन गैलरीज में नहीं बैठता था, बल्कि इन गैलरीज से सबसे ऊपर उठ के एक इस तरीके से मचान बना हुआ था। इस मचान के ऊपर राजा और राजा की बेटी के लिए या उसकी पत्नी के लिए 2 सिंहासन रखे हुए थे। इस सिंहासन पर बैठने के बाद जो राजा है वो अपने हाथ का इशारा अपने सिपाहियों को या किसी गुप्त कर्मचारी को करता था। जैसे ही वो गुप्त कर्मचारी को करता था, राजा के सिंहासन के जस्ट नीचे जो प्ले एरिया था, यहां पर कुछ गुप्त दरवाजे होते थे। इस दरवाजे से जो था वो एक्यूज्ड पर्सन यानी अभियुक्त, अपराधी नहीं, अभियुक्त वो होता है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए, और आरोपी वो हो जाता है जिसके जो आरोप है वो अपराधी सिद्ध हो जाता है। तो ये जो अभियुक्त है वो इस दरवाजे से बाहर निकलता, यानी कि राजा के हाथ का इशारा मिलते ही राजा की गद्दी के नीचे यहां प्ले एरिया में जो दरवाजा होता वो दरवाजा खुलता और अपराधी बाहर निकलता। डायरेक्टली अपोजिट द एक्यूज्ड देयर वर 2 doors एग्जैक्टली अलाइक बाय एंड साइड बाय साइड। राइटर ये कहता है कि जैसे राजा हाथ का इशारा करता और यहां से अपराधी निकलता, इस अपराधी के जस्ट सामने ये 2 दरवाजे और हुआ करते थे, एक दूसरे के जस्ट बगल में चिपक के, जिनके दरवाजे बंद रहा करते थे। The person on trial had to walk over to these doors and open one of them. उस अपराधी का ये काम करना होता था उसको कि इस अखाड़े में राजा की गद्दी के नीचे वाले दरवाजे से निकलने के बाद प्ले एरिया में आगे बढ़ के तो 2 दरवाजे हुआ करते थे, इन दोनों में से एक दरवाजा उसको चुनना होता था। लेकिन क्या उसके ऊपर कोई दबाव होता था? He could open whichever door he wanted. राइटर ये बात क्लियर कर दे कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था। अपराधी की, अभियुक्त की जो इच्छा होती वो उस दरवाजे को खोल सकता था। He was subject to no pressure from the king or his court. ना तो राजा और ना ही राजा के दरबार किसी मंत्री की वजह तरफ से उस अभियुक्त के ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, कोई दबाव नहीं होता था। The only influence was that of fate or luck. केवल उस अपराधी के ऊपर एक ही चीज का प्रभाव होता था और वो प्रभाव होता था उसके भाग्य का, उसकी किस्मत का। यानी कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं होता था, वो चाहे राइट वाले दरवाजे को खोले और वो चाहे लेफ्ट वाले दरवाजे को खोले। इफ द एक्यूज्ड ओपन द वन डोर, अ हंग्री टाइगर केम आउट। अगर अपराधी दोनों में से किसी भी एक को, यानी कोई निर्धारित नहीं था कि इसी दरवाजे को खोलने से भाग निकलेगा, अगर वो किसी एक दरवाजे को खोलता तो उस दरवाजे से निकलता एक भूखा बाघ। It was the fiercest and most cruel that could be found, and it immediately jumped on him and tore him to pieces as a punishment for his guilt.
अगर उस अपराधी की किस्मत खराब होती तो उस बाघ वाले दरवाजे को खोलता और वहां से भूखा बाघ निकलता। फिर इस भूखे बाघ की खासियत यह होती थी कि सबसे जो फायरसिएस्ट, जो खूंखार होता था और जो सबसे क्रूर किस्म का बाघ होता था, वो पूरे राजा के साम्राज्य में से ढूंढ कर यहां पर रखा जाता था और वो बहुत भूखा होता था और पलक झपकते ही वो अपराधी के ऊपर झपट्टा मारता और अपराधी के बदन के चीथड़े चीथड़े कर देता और इस तरीके से उस अभियुक्त को अपराधी का पद मिल जाता और अपराधी का पद मिलते ही यह माना जाता है कि उस अपराधी को अपने बुरे कर्म का जो परिणाम है वो मिल गया। When the fate of the criminal was thus decided, sad iron bells were rung। जैसे ही किसी अभियुक्त का, जो कि अपराधी सिद्ध हो जाता, अगर उसकी किस्मत इस तरीके से निर्धारित की जाती, यानी बाघ के द्वारा उसको खा लिया जाता, तो दुख की धुन बजाने वाली कुछ घंटियां होती थी लोहे की, वो लोहे की घंटियां बजती थी जो बड़ी दुख भरी संगीत को पैदा करती थी। एंड ग्रेट वेल्स वेंट अप फ्रॉम द हायर्ड मोर्नर्स हु वर पोस्टेड आउटसाइड द अरेना। और जैसी ये घंटियां बजती थी, घंटियां एक संकेत होती थी, ये संकेत होती कि जो हायर्ड मोर्नर्स यानी कि जो रुदालियां होती थी, जैसे राजस्थान के बहुत पुराने जो कल्चर होते थे राजपूतों में, उसमें ये होता था कि अगर किसी के घर में रोने वाला कोई नहीं है और अच्छे मतलब पैसा भी किसी को ज्यादा शोक प्रकट करवाना हो तो पैसा देके रुदालियों को बुलवाते थे। बहुत अच्छी एक आर्ट फिल्म बनी है हिंदी में इसकी, तो वो भी देख सकते हैं, बहुत पुरानी मूवी है। तो उसमें जो भाड़े के जो रोने वाले मोर्नर्स यानी कि विलाप करने वाले लोग होते थे, जो कि अरेना के बाहर खड़े इंतजार करते थे कि अगर वो घंटी बजेगी तो वो अंदर जाएंगे। तो जैसी घंटी बजती, दुख भरी लोहे की घंटियां, तो ये जो भाड़े के लोग होते थे, रुदालियां जो होती थी अंदर जाती थी और जोर जोर से इनके वेल्स यानी विलाप करने की जो आवाज है वो गूंजने लगती थी। द ऑडियंस वेंट होम विद द बोर्ड हैट्स। और जो दर्शक बैठे होते थे उनका क्या होता था, वो बेचारे सर झुका के एंड डोलफुल हार्ट्स और दुख से भरे हुए अपने हृदय को लेकर अपने घरों को लौट जाते थे। Sad that one so young and fair or so old and respected should have merited such a fate। लेकिन असल में जनता को दुख क्यों होता था? प्रजा को दुख तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अपराधी को दंड मिला है। असल में यह होता था कि कई बार इस प्रकार से जो किस्मत पर आधारित दंड होता था, इसमें दंड पाने वाला जो व्यक्ति है कई बार बहुत ही नौजवान किस्म का होता, बहुत ही सुंदर किस्म का होता, कई बार वो बहुत ही वृद्ध और उस समाज का सबसे सम्मानित व्यक्ति होता। लेकिन राजा के मुताबिक तो भैया किस्मत फैसला करेगी, ना कि सबूत और ना ही गवाहियां। तो इस प्रकार से जब किसी बहुत ही नौजवान या किसी बहुत ही बूढ़े और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को इस प्रकार दंड मिलता जो कि भाग्य द्वारा आधारित होता, तो लोग अपने सर को झुकाकर और दिल में दुख भरकर अपने घरों को लौट जाते। लेकिन ये तो एक दरवाजे की बात है, दूसरे दरवाजे के पीछे क्या छिपा है? इफ ही ओपन द अदर डोर अ लेडी केम आउट। लेकिन अगर मान लो उस अभियुक्त की किस्मत अच्छी होती, भले ही वो अपराधी हो, लेकिन अगर उसकी किस्मत अच्छी है और उसने दूसरा दरवाजा खोल दिया तो उसमें से एक लेडी, एक महिला बाहर निकलती। द किंग ऑलवेज चॉज द लेडीज हिमसेल्फ। ये जो लड़कियां दरवाजे के पीछे रखी होती थी बाग के बगल वाले दरवाजे में, ये लड़कियां राजा खुद चुनता था। ही मेड श्योर दैट ईच वॉज the same age and station as the accused and that she was beautiful। लेकिन राजा इन लड़कियों को चुनने के लिए 3 चीजें निर्धारित करता था। पहली बात, लड़की की उम्र वही होनी चाहिए जो अभियुक्त की है। फिर दूसरी बात, लड़की ने लगभग वैसा ही अपराध किया हो जो अभियुक्त ने किया है, या फिर जिसका करने का आरोप उसके ऊपर है। तीसरी बात, वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। ये 3 चीजें राजा खुद डिसाइड करता था। लेकिन फिर लड़की का क्या होता था? द रूल वॉज दैट द एक्यूज्ड वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली। अगर मान लो उस अभियुक्त की किस्मत अच्छी हुई और उसने लड़की वाला दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलते तुरंत उसी मैदान के अंदर, उसी 1 सेकंड के अंदर उस अभियुक्त को तुरंत उस लड़की से शादी करनी होती। तो ये तो अच्छी बात है। इसमें मुसीबत क्या है? मुसीबत बिल्कुल है इसमें। इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड ए फैमिली। राजा का ये तरीका था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उस अभियुक्त का अगर पहले से कोई परिवार हो, कोई प्रेमिका हो, उसके बीवी बच्चे हो। लेकिन राजा को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उस आदमी को अपने परिवार, बीवी, बच्चे, प्रेमिका सबको बुलाना होगा और इस लड़की को ही अपनी जीवन संगनी बनाना होगा। क्यों? द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस। क्योंकि ये जो औरत है, ये जो लड़की है, ये लड़की उस व्यक्ति की, अभियुक्त की बेगुनाही का सबूत है। सो इफ द एक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड अनदर, दैट अदर वॉज टू बी फॉरगॉटन। तो अगर ये मान लो कि अभियुक्त किसी और से प्यार करता है, किसी पत्नी से, किसी प्रेमिका से, तो झक मार के उसे उस अपने पुराने प्रेम को, पत्नी बच्चों को भुलाना ही होगा। तो ये तो एक तरीके से सजा ही होगी। इट वॉज द किंग्स वे। लेकिन राइटर कहता है भैया ये तो राजा का तरीका है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।
ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन। उसने जो न्याय का खाका, ये जो चित्र बनाया है, इस चित्र में वो दखलंदाजी करने की किसी को इजाजत नहीं देता है। इंडीड इमीडिएटली आफ्टर द लेडी अपीयर्ड अनदर डोर beneath the king opened and out came a priest, musicians, singers and troupe of dancers। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इतने सरल तरीके से शादी नहीं होती थी। जैसे ही लड़की निकलती और दोनों बीच में आके मैदान में खड़े हो जाते, राजा के नीचे जो दरवाजा होता था वो एक बार फिर खुलता, वही दरवाजा जिसमें से पहले अभियुक्त निकला था। तो जैसे राजा के नीचे का वो दरवाजा खुलता, उसमें से एक पुजारी निकलता, जो वाद्य यंत्र है बजाने वाले वो निकलते, गायक निकलते और एक ट्रुप, एक दल निकलता नाचने वालों का। इन ए प्रोसेशन, पूरे एक जुलूस के साथ में, दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड एंड सैंग फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द अरेना। ये जो अखाड़े के बीच में आके, यानी जो लड़की है वो इस दरवाजे से निकली, मान लिया, तो वो दोनों जो कपल है जो अब शादी करने वाले यहां के खड़े हो जाते। राजा के इस अखाड़े के नीचे से जो पूरा जुलूस है वो निकलता और इस अखाड़े के बीचों बीच खड़े हुए इन जोड़े की तरफ बढ़ता। इन प्रोसेशन द बेल्स रैंग, जो मधुर खुशी का संगीत पैदा करने वाली है वो घंटियां बजती। द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और जो जनता थी वो भी इस नजारे को देखकर बड़ी खुश होती, भले ही अपराधी दंड मिलने से बच जाए, लेकिन इस नजारे को देखकर जो दर्शक है वो बड़े खुश होते हैं और चीख चीख के, जोश से, खुशी से चीख के अपनी सहमति जाहिर करते थे। एंड द इनोसेंट मैन प्रिसीडेड बाय चिल्ड्रन स्ट्रूइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम। और इसी तरीके से पुजारी उजारी उनकी शादी कर देता। इसके बाद में जो निर्दोष व्यक्ति है, जिसे किस्मत के द्वारा निर्दोष करार दिया गया है, वो अपनी नव विवाहिता दुल्हन को लेकर, अभी अभी ब्याही गई दुल्हन को लेकर अखाड़े से बाहर निकल जाता। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो इनके रास्ते में फूलों की बारिश करते थे, बिखेरते थे, यानी बच्चे आगे चलते थे और फूल बिखेरते थे। और ये अभी अभी जो अभियुक्त है, जिसको निर्दोष आदमी कह दिया गया है, वो अपनी नई नई दुल्हन के साथ अपने घर को रवाना हो जाता। यानी सब लोग बड़े खुश होते, जनता भी खुश हो जाती कि चलो कम से कम भूखे बाघ का निवाला बनने से बच तो गया। This was the king's semi-barbaric method of administrating justice। राइटर कहता है ये राजा का आधा क्रूर, अर्ध क्रूर तरीका था क्या करने का, न्याय को बांटने का। एंड इट्स फैंसीज इज ऑब्वियस, और अगर न्याय का बांटने का इस सनकी राजा का तरीका है तो उसकी जो कल्पनाएं हैं वो तो इसमें दिखेंगी, लेकिन आप इसकी क्या ये सही है या गलत है, इस चीज को आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि राजा का किया गया न्याय है। तो राइटर कहता है कि इस न्याय का न्यायोचित होना तो अपने आप ही जाहिर हो जाता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड। लेकिन राइटर इस सीक्रेट बता दे कि सबसे रहस्य की बात यह है कि कभी भी कोई अपराधी दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इस बात का पता नहीं लगा सकता कि किस दरवाजे के पीछे लड़की और किस दरवाजे के पीछे बाघ खड़ा है। He opened whichever door he wanted to without knowing whether in the next instant he was to be eaten or married। राइटर यहां पर कहता है कि जो अपराधी है उसको बिना ये सोचे समझे, बिना ये जाने कुछ भी दरवाजे को खोलना होता था कि अगले ही पल में उसको खुद नहीं पता है अपराधी को कि दरवाजा खुलने के बाद उसका क्या होगा, क्या वो किसी बाघ का निवाला बनेगा या किसी सुंदर सी लड़की से शादी कर पाएगा, तो उसे कुछ पता नहीं होता था। ऑन सम ओकेजन्स द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर। राइटर तो था वो दरवाजे लगातार चेंज करता रहता था, कई बार राइट हैंड के साइड के दरवाजे से बाघ निकलता, एंड ऑन अदर ओकेजन इट केम आउट ऑफ द अदर, लेकिन कई बार वो लेफ्ट हैंड साइड के दरवाजे से भी बाघ निकलता। इन दिस सिस्टम देयर वाज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट एंड इंस्टेंट रिवॉर्ड फॉर इनोसेंस। राइटर कहता है कि ये जो न्याय करने का तरीका था ये इतना तत्कालिक था कि एक सेकंड, एक झटके के अंदर तुरंत न्याय मिलता था, न्याय भी मिलता था और अपराध के लिए दंड भी मिलता था। एक सेकंड के अंदर जो अपराध होता था उसको दंड मिल जाता था और जो इनोसेंस यानी कि जो निर्दोषता होती थी उसको तुरंत एक रिवॉर्ड यानी कि इनाम मिल जाता था, वेदर द एक्यूज्ड वांटेड द रिवॉर्ड और नॉट। लेकिन राइटर यहां पर यह बात कहते कि जो निर्दोष व्यक्ति है अगर वो उपहार लेने से यानी उस लड़की से शादी करने से मना कर दे तो ये उसके बस की बात नहीं है। उस लड़की से शादी उसको झक मार के करनी पड़ेगी, भले ही वो उसे लेना चाहे इनाम के रूप में या नहीं लेना चाहे। There was no escape from the judgment of the king's arena। राइटर कहता है कि इस राजा के जो न्याय करने की प्रक्रिया का अखाड़ा है इससे बचकर निकलना नामुमकिन है। द इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन। राजा की जो न्याय करने की संस्था है ये बड़े ही प्रसिद्ध थी। When the people gathered together
on one of the trial days, they never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a festive wedding. जब कभी भी यहां पर जो जनता है वो ट्रायल डेज यानी सुनवाई के जो दिन होते थे, उन सुनवाई के दिनों पर यहां पर जो इकट्ठा होती थी, तो उन बेचारों को यह भी नहीं पता होता था कि वो किस चीज के गवाह बनने वाले हैं, एक नृशंस हत्या के या फिर एक शानदार शादी के वो वहां पर दर्शक बनने वाले हैं। उन बेचारों को खुद नहीं पता होता था। दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी यूजुअली मेड द ओकेजन मोर इंटरेस्टिंग देन इट वुड हैव बीन अदरवाइज। राइटर कहता है कि लेकिन यही जो जिज्ञासा होती थी, यही इतनी उत्सुकता, इतनी सनसनी पैदा कर देती थी कि कोई भी मौका इससे ज्यादा सनसनीखेज हो ही नहीं सकता था। अगर किसी नॉर्मल अपराधी की सुनवाई होती तो कभी भी इतनी सनसनी पैदा नहीं कर पाता, लेकिन न्याय का जो अखाड़ा राजा का बनाया हुआ, यही जो इसमें अनभिज्ञता होती थी कि लोग नहीं जानते थे कि वो नृशंस हत्या देखेंगे या एक शानदार फेस्टिव उत्सव से भरी हुई शादी देखेंगे। यही जो दो चीजें होती थी और इन दो चीजों के बीच में जो अदरजूल वाली स्थिति होती थी, यही इन दर्शकों के बीच में एक भयंकर उत्सुकता पैदा करती थी। द पीपल वर एंटरटेन्ड एंड नो वन डाउटेड द जस्टिस वॉज बीइंग सर्व्ड। लेकिन इस अखाड़े के अंदर दो काम निश्चित तौर पर होते थे। पहली बात, जनता का जबरदस्त मनोरंजन होता था, और दूसरी बात, कोई इस बात पर उंगली नहीं उठा सकता था कि न्याय नहीं हुआ है, भले भाग निकले या लड़के निकले। ऑल बिलीव्ड दैट द एक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज ओन हैंड्स। राजा की जो प्रजा थी उसने पक्का मान लिया था कि यहां पर जो भी अभियुक्त आता है, उस अभियुक्त की अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें उसके हाथ में है, उसके भाग्य में है। अगर उसके भाग्य में होगा तो अच्छा मिलेगा, और अगर उसके भाग्य में ही बुरा है तो उसे यहां भी बुरा ही मिलेगा। Here starts part 2. The semi-barbaric king had a daughter whom he loved deeply. तो ये जो हमारा एक अर्ध बर्बर राजा है, एक आधा क्रूर और आधा एक नॉर्मल जो राजा है, उस राजा की एक बेटी थी जिसे वो बहुत ही प्यार करता था। शी वॉज एज पैशनेट, फैंसीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एज हर फादर एंड वॉज डिवोटेड टू हिम। ये जो राजा की बेटी थी, इसमें लगभग सारे के सारे राजा के गुण हुआ करते थे। वो अपने पिता की तरह पैशनेट, जुनूनी थी, फैंसीफुल, कल्पनाओं से भरी हुई थी, एंड स्ट्रॉन्ग, और अपने पिता की तरह विचारों और इरादों की मजबूत थी, और सबसे बड़ी बात, अपने पिता को पूरी तरीके से समर्पित थी। As is the case in many fairy tales, this daughter, the apple of her father's eye, was in love with a young man who was below her in station. तो ये जो राजा की बेटी है, जो राजकुमारी है इस राज्य की, ये लगभग किसी परी कथा की, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं या कहानियों में बचपन में पढ़ा करते थे, उसी तरीके से ये जो राजा की बेटी है, ये एक ऐसे लड़के से प्यार करती है, या वो राजकुमारी जो अपने पिता की आंखों का तारा है, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आइज, वो राजकुमारी जो अपने पिता की आंखों का तारा है, किसी परी कथा की कहानी की तरह एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो उसकी राजकुमारी की सामाजिक स्थिति से कहीं ज्यादा निचले वर्ग का है। ही वॉज ए कॉमनर। लड़की जो है वो राजकुमारी है, और जो लड़का है वो एक सामान्य प्रजा का लड़का है, यानी एक नॉर्मल इंसान है। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती, कोई शाही आदमी एक साधारण आदमी से शादी कैसे कर सकता है। ही वॉज ऑल्सो ब्रेव। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है उसने साधारण लड़के से प्यार करी है तो उसमें कोई खासियत नहीं होगी। लड़का बहुत ही बहादुर था, हैंडसम, बहुत ही आकर्षक था, एंड डेयरिंग, और बहुत ही साहसी था। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और वो अपने पूरे मन से इस राजकुमारी से प्रेम करता था। लड़का डेयरिंग था, साहसी था, तभी उसने राजकुमारी से प्यार करने का जरूरत करी, इतनी हिम्मत दिखाई। द प्रिंसेस हैड एन बार्बरिज्म इन हर दैट देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक। राजा कहता है कि जो राइटर कहता है कि जो राजकुमारी थी ये बहुत ही हद तक एक नंबर की क्रूर, और बहुत ही ये भी अपने पिता की तरह एक जुनूनी टाइप की लड़की थी। यहां तक कि इतनी जुनूनी और क्रूर लड़की थी कि इसने अपनी प्रेम कथा को एक बहुत ही नाटकीय ढंग से बना दिया। वरना तो भाई सिंपल सी बात है, राइटर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर राजा की बेटी है और उसको जानती है कि उसके पिता उसको कितना प्यार करते हैं, और पिता की तरह जुनूनी और साहसी है, तो उसे अपने पिता को साफ बात ये कह देनी चाहिए कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूं, शादी करना चाहती हूं। लेकिन नहीं, उसने भी इस प्यार को किसी कहानी की तरह चोरी छुपे चलने दिया। इट वॉज अ सीक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक उसने इस प्रेम संबंध को एक रहस्य बना के रखा। बट देन द किंग फाइंड आउट अबाउट इट, लेकिन फिर अंत में वही हुआ, राजा के सैकड़ों जासूस होते हैं, राजा ने इस घटना का पता लगा लिया। द किंग डिड नॉट हेजिटेट फॉर ए मिनट, लेकिन सब ये सोच रहे होंगे कि शायद राजा की बेटी
बेटी का मामला है तो राजा ने इस मामले को दबाया होगा, छुपाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राइटर कहता है कि राजा इस बार भी हमेशा की तरह बिल्कुल भी नहीं हिचका। ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन, उसने तुरंत नौजवान लड़के को जेल में डाला दिया एंड सेट ए डेट फॉर हिज ट्रायल इन द अरेना, और उस लड़के की किस्मत का फैसला, उसके अपराध का फैसला, जो उसने अपराध करा राजकुमारी से प्रेम करने का, उसके फैसले की अखाड़े में तारीख तय कर दी। When the date arrived, everyone in the kingdom wanted to attend. ये जब दिन तारीख जब उसकी आने वाली थी, जिस दिन उस लड़के की किस्मत का फैसला अखाड़े में होना था, पूरे जो प्रजा थी वो सारी की सारी प्रजा इस घटना को देखना चाहती थी। They all knew of the king's interest in the case and there was excitement in the air, क्योंकि सारी प्रजाएं जानती थी कि राजा की इस वाले केस में, इस वाले कांड में सबसे ज्यादा उसकी दिलचस्पी है। इसी वजह से, क्योंकि ये वाली जो दुर्घटना है, जो घटना है, अपराध है, ये राजा से क्योंकि निजी रूप से संबंधित है, तो पूरी जो प्रजा है और पूरे साम्राज्य का जो माहौल है, उस हवा में भी पूरी तरीके से सनसनी खुली हुई थी। लोग ये देखना चाहते थे कि आखिरकार राजा अपनी बेटी के प्रेमी के साथ क्या करता है। अगर मान लो कि कहीं उसकी बेटी का प्रेमी लड़की वाला दरवाजा खोल दे तो क्या राजा उसको ऐसी जाने देगा। देखते हैं। द किंग्स मैन सर्च्ड फॉर द फायरसीएस्ट टाइगर इन द रियल्म। सबसे पहले राजा ने अपने कर्मचारियों को एक आदेश दिया कि पूरे साम्राज्य में सबसे खूंखार जो भाग है उसको पूरे साम्राज्य में ढूंढ के निकाला गया। दे ऑल्सो सर्च फॉर द फेयरेस्ट मेडन इन द लैंड सो दैट ही कुड हैव अ फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट। लेकिन राजा ने अपनी न्याय की प्रक्रिया पर अडिग बना रहा। उसने न केवल सबसे खूंखार भाग को ढूंढवाया अपने साम्राज्य में से, बल्कि अपने ही पूरे साम्राज्य में सबसे गोरी और सबसे सुंदर जो मेडन कंवारी लड़की थी, उसने वो कंवारी लड़की भी ढूंढाई, ताकि अगर उसकी बेटी का प्रेमी निर्दोष साबित हो न्याय की प्रक्रिया में तो वो उस लड़की से शादी कर सके और लड़की उस लड़के के बराबर की ही हो। यानी लड़का जैसा बहादुर और सुंदर और आकर्षक है तो लड़की भी वैसी सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए। ऑफ कोर्स Everyone knew that he had committed the crime of loving the princess. जनता का हर एक आदमी, हर एक प्रजा जानती है कि उस लड़के ने सबसे बड़ा अपराध किया है, राजकुमारी से प्रेम करने का। But the king did not allow the facts of the case to alter his decision. लेकिन जो राजा है वो अपनी बात पर अडिग है, वो अपनी न्याय की प्रक्रिया पर अडिग है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़के ने उसकी बेटी से प्रेम करने का अपराध किया है। उसकी नजर में सभी अपराधी बराबर हैं। वो इन सारे तथ्यों को कि उसकी बेटी से प्यार करा है, वो एक राजा है, उसके सम्मान को, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, वो इनमें से किसी भी तथ्य को अपनी इस न्याय की प्रक्रिया को खराब करने का मौका नहीं देगा। राजा ने ठान लिया। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान्ड। तो जैसी राजा ने योजना बनाई थी वैसी सुनवाई की तारीखें आगे चलती गई। द यूथ वुड बी गोन नो मैटर व्हाट हैपेंड, ही वुड ईदर बी डेड और मैरिड। द किंग कुड एंजॉय द प्रोसीडिंग्स फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट। राजा को एक बात की खुशी थी कि लड़के का अंजाम कुछ भी हो, चाहे उसे बाघ खा जाए, चाहे उसकी लड़की से शादी हो, लड़का उसकी बेटी के रास्ते से यानी राजकुमारी के रास्ते से हट चुका है। राजा दोनों ही परिस्थिति में, चाहे उसको बाघ खा जाए या वो लड़की से शादी कर ले, दोनों ही कंडीशन में जो राजा है वो इस पूरी सुनवाई का, कार्रवाई का मजा ले सकता है। द डे अराइव्ड, और फाइनली वो दिन भी, वो तारीख आ पहुंची जब उस लड़के का फैसला अखाड़े में होना था। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द अरेना। पूरा जो अखाड़ा था वो खचाखच प्रजा से भरा हुआ था। All was ready when the moment came. सब उस एक पल, उस एक क्षण के लिए तैयार थे जब वो लड़का आगे बढ़ के दरवाजे खोलेगा। The signal was given at the door opened, allowing the princess lover to enter. जैसी राजा अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा, मचान पे चढ़कर उसने अपने हाथ का इशारा करा। राजा के सिंहासन के नीचे जो प्ले एरिया था वहां पे दरवाजा खुला और उसमें से राजकुमारी का प्रेमी यानी कि अभियुक्त दाखिल हुआ। द क्राउड गैस्प्ड, लेकिन जैसी उस अभियुक्त ने मैदान में कदम रखा, सारी जो जनता थी वो मुंह फाड़ के, सांसें रोक के एकदम स्तब्ध रह गई। ही वॉज हैंडसम, क्योंकि लड़का बहुत ही आश्चर्यचकित, आकर्षित करने वाला था। Help, the audience did not know that one so attractive had living among them. No wonder the princess loved him. How terrible for him to be there. जनता ने जैसे लड़के को देखा और लड़के को इतना चित्त आकर्षक पाया, इतना आकर्षित करने वाला पाया, तो लोगों ने कहा कि वाकई में राजकुमारी ने इस लड़के से प्यार करके तो गलती नहीं करी है, क्योंकि लड़का भले ही सामान्य जनता का, प्रजा का एक हिस्सा था, एक सामान्य नागरिक था, लेकिन लड़का इतना खूबसूरत था कि लोगों ने कहा कि राजकुमारी ने इससे प्रेम करके कोई गलती नहीं करी है। लेकिन अगले ही पल पूरी जनता
का दुख ये भी सोचकर दिल दुख से भर गया कि अगले क्षण इस बेचारे का क्या भयावह अंजाम हो सकता है। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस कहानी को यहां पर रोककर हम राजकुमारी के बारे में बात करते हैं कि राजकुमारी का क्या हुआ लड़के की गिरफ्तारी के बाद। असल में इस दिन की सुनवाई के दिन का जो घटना है, इस घटना को विचार कर करके जो राजकुमारी है उसके दिन रात बुरी तरीके से इसी चिंता से भरे पड़े थे। She knew she could not bear to miss the spectacle, but there was another reason for her being there. राइटर यहां पर कहता है कि हालांकि जो लड़की है, जो राजकुमारी है, हालांकि वो इस नजारे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती, वो ये चाहती है, लेकिन वो सिर्फ यहां तमाशा देखने के लिए इस नजारे को देखने नहीं आई है। राजकुमारी का आज उस मचान पर अपने पिता के राजा के बगल में होने का एक दूसरा कारण है। शी हैड सच पावर, इन्फ्लुएंस एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड दैट शी डिड व्हाट नो वन हैड एवर डन बिफोर। शी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर द डे। राजकुमारी के बारे में एक खास बात बता दे राइटर कि जो लड़की है वो पिता की तरह जुनूनी और बहुत ही कल्पनाओं वाली तो है, लेकिन पिता की बेटी राजकुमारी होने के नाते उसके पास बहुत सारी शक्ति है, इन्फ्लुएंस, ढेर सारा लोगों पर प्रभाव डालने की ताकत है, फोर्स ऑफ कैरेक्टर, उसका चरित्र पिता की तरह मजबूत और पक्का है। और राइटर एक ब्रैकेट में हिंट भी दे देता है कि उसके पास में ढेर सारा सोना भी है, यानी वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आखिरकार इस लड़की ने, राजकुमारी ने वो काम करके दिखाया जो आज से पहले इतिहास में कोई नहीं कर पाया। और वो काम यह था कि लड़की ने उस दिन दरवाजों के पीछे का जो रहस्य था वो पता लगा लिया था। She knew in which room stood the hungry tiger and in which waited the lady। राजकुमारी ने पता लगा लिया था कि किस दरवाजे के पीछे सबसे आदमखोर खूंखार बाघ छुपा बैठा है और किस दरवाजे के पीछे वो लड़की है। She knew too that the doors were so thick that there was no way anyone could ever hear some hint from behind them। राजकुमारी ने यह भी पता लगा लिया कि वो दरवाजे इतने मोटे हैं कि कोई भी अभियुक्त उस स्टेडियम में खड़ा होकर बाघ की गुर्राहट की आवाज या लड़की की आवाज सुन के बता नहीं सकता कि किस दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है। If she were going to warn her lover, she would have to do it by signal। तो राजकुमारी एक इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि अगर वो अपने प्रेमी को चेताना चाहती है कि बाग वाले दरवाजे को मत खोलना, तो फिर उसे यह काम अपने हाथ के इशारे से करना होगा, वो भी मचान के ऊपर राजा के बगल में बैठ के, जहां पूरी प्रजा की नजर राजकुमारी के ऊपर और राजा के ऊपर टिकी होती है। She also knew something which made the whole process more complicated। लेकिन ये सुन के तो हमें बहुत जल्दी आसान लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। राइटर कहता है कि राजकुमारी के मन में कुछ एक और बात ऐसी है, कुछ एक चीज उसे ऐसी परेशान कर रही है जिसने उसके इस इशारा करने की प्रक्रिया को बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल बना दिया है। वो क्या है? She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country। राजकुमारी ये जानती है कि वो लड़की जो दरवाजे के पीछे खड़ी है वो पूरे साम्राज्य की सबसे गोरी, सबसे सुंदर कुंवारी लड़की है। And the thought of a young man लिविंग विद दिस वुमन एंग्रेज्ड हर। तो जब भी उसके मन में विचार आता और अपने विचार में अपने प्रेमी को इस सुंदर लड़की के साथ शादी करते हुए, जीवन बिताते हुए देखती, उसका पूरा मन क्रोध से भर उठता। शी हेटेड द लेडी एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन। उसे उस लड़की से नफरत होने लगती जो दरवाजे के पीछे खड़ी है, और इसे इस पूरे अपने पिता की न्याय की प्रक्रिया से भी नफरत होने लगती अपने मन ही मन में। When the accused bowed to the royal box as was the custom, he looked only at the princess and immediately he knew। तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा, उसने हाथ का इशारा करा और राजा के सिंहासन के नीचे का दरवाजा खुला और जो राजकुमारी का प्रेमी है वो यहां से बाहर निकला। जब वो यहां से बाहर निकला तो वो एक बार राजा के सिंहासन की तरफ पलटा और उसने आधा झुक के नतमस्तक होकर सिंहासन की तरफ राजा को प्रणाम करा। तो यह परंपरा थी, ऐसा हर अपराधी अभियुक्त को करना होता था। लेकिन यहां पर जो उस लड़के ने झुककर प्रणाम राजा को करा तो वो राजा को नहीं देख रहा था, असल में वो अपनी प्रेमिका को निहार रहा था, वो उससे कुछ पूछना चाहता था। और जैसे ही उसने अपनी प्रेमिका के चेहरे को देखा, वो उसके चेहरे को पढ़ चुका था और वो समझ चुका था कि आखिरकार माजरा क्या है। He had expected her to find out the secret of the doors। असल में इस प्रेमी ने, इस लड़के ने भी अपनी प्रेमिका राजकुमारी से उम्मीद करी थी कि उसकी प्रेमिका इतनी जुनूनी और शक्तिशाली है कि वो दरवाजों का रहस्य पता लगा लेगी। एंड नाउ ही न्यू दैट शी हैड द आंसर। और अपनी प्रेमिका राजकुमारी के चेहरे को देखकर उस लड़के को साफ पता चल गया कि उसकी प्रेमिका ने रहस्य पता लगा लिया है। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम। अब ये केवल सारा उसकी प्रेमिका के ऊपर था कि वो उसे कब, कैसे और कितनी देर में इशारा करती है। हिज क्विक ग्लैंस एट हर
asked which it was as plain as if he had shouted it. तो लड़के ने बड़ी तेजी से अपनी प्रेमिका राजकुमारी की तरफ एक झलक, एक निगाह डाली, ग्लैंस, और उसकी जो निगाह थी उसका एक सपाट सा प्रश्न था कि कौन सा दरवाजा है। ये आंखों का जो इशारा था, ये राइटर कहता है कि इतना स्पष्ट था, इतना सुस्पष्ट था कि जितना कि कोई खड़े होकर चिल्ला के पूछ ले कि भैया कौन सा दरवाजा खोलना है। ऐसा राइटर इसलिए कह रहा है क्योंकि सबकी नजरें राजकुमारी और लड़के पर टिकी हुई है। सबकी नजरें जब लड़के पर है और लड़का राजकुमारी को इशारा करे तो कौन नहीं देख लेगा उसने क्या किया। There was no time to lose. The quick answer had to be answered just as quickly so that the king would not suspect. तो अब राइटर कहता है कि लड़के ने जो सवाल है बड़ी तेजी से नजरों के इशारे से करा, और इस तेजी से किए गए इशारे का जो प्रश्न था इसका उत्तर भी इतनी ही बिजली की गति से आना था ताकि राजा या फिर कोई प्रजा का आदमी कोई इस इशारे को देख ना पाए। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन अ पिलो इन फ्रंट ऑफ हर। यहां पर राजकुमारी अपने पिता के बगल में सिंहासन पर बैठी थी और सिंहासन पर उसके जो हाथ था, सीधा हाथ, उसके नीचे एक तकिया रखा हुआ था और तकिए के ऊपर उसने बड़े आराम से अपना हाथ टिकाया हुआ था। शी रेज्ड इट स्लाइटली एंड मेड ए स्मॉल फास्ट मूवमेंट टू द राइट। तो लड़की ने आहिस्ता से उस तकिए के ऊपर हाथ हटाया और बड़ी तेजी से राइट हैंड का दरवाजा था उसकी तरफ इशारा कर लिया और बिजली की गति से वापिस उसने तकिए के ऊपर टिका लिया। नो वन बट हर लवर सॉ हर। कोई भी इस बिजली की गति से करे गए इशारे को देख नहीं पाया, सिर्फ राजकुमारी के प्रेमी के अलावा। राजकुमारी के प्रेमी, इसके अलावा कोई भी इस इशारे को नहीं देख पाया। एवरी आई इन द अरेना वाज फिक्स्ड ऑन हिम, क्योंकि यहां पर सबकी जो नजरें हैं वो सुंदर लड़के पर टिकी हुई थी और उसके उस भयानक अंजाम पर टिकी हुई थी जो हो सकता है उस लड़के के साथ घटे। He turned and with a firm and rapid step he walked across the empty space। तो लड़का बड़ा खुश था, वो बड़े ही जोश और आत्मविश्वास के साथ पलटा उन दो दरवाजों की तरफ और बड़ी तीव्र गति से वो वापस स्टेडियम के प्ले एरिया के बीच में आके खड़ा हो गया। Every heart stopped beating। जैसे जैसे लड़का दरवाजे के नजदीक था, मैदान के बीच में आके खड़ा हुआ, लोगों के दिल ने धड़कना रोक दिया। Every breath was held। लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। And every eye was upon him। और हर एक आदमी की आंख उस लड़के के ऊपर टिकी थी। Without hesitation he went to the door on the right and opened it। लड़का सदैव और एकदम आत्मविश्वास भरे हुए कदमों के साथ बिना हिचकिचाए दरवाजे की तरफ बढ़ा, उन दो दरवाजों की तरफ, और आगे बढ़ के सीधा बिना सोचे विचारे उसने राइट हैंड के दरवाजे को खोल दिया। कहानी का एक पार्ट यहां पर क्लोज। अब राइटर हमसे, अपने रीडर्स से, स्टूडेंट से सवाल पूछता है, डिड द टाइगर कम आउट ऑफ द डोर और डिड द लेडी। राइटर पूछता है कि आप बताइए कि उस दरवाजे के पीछे क्या निकला होगा, क्या बाघ उसमें से आया या फिर लड़की। लेकिन ठहरो, इतनी जल्दी नहीं आंसर करने की। The more we think about this question, the harder it is to answer। राइटर कहता है जितना आप इस सवाल के बारे में सोचोगे उतना ये सवाल और कठिन होता जाएगा, इसका उत्तर और जटिल होता जाएगा। क्यों? It involves a study of human heart। क्योंकि राइटर कहता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो किसी प्रश्न का उत्तर ना होके बल्कि पूरे मानव हृदय की एक पड़ताल है, एक स्टडी, एक अध्ययन है। लेकिन मानव के दिल में क्या होता है? ह्यूमन हार्ट विच लीड्स टू मेजेस ऑफ पैशन, लव, हेट एंड एक्साइटमेंट। राइटर कहता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको मानव हृदय के दिल के हर कोने तक ले जाएगा। और मानव हृदय के कोने में क्या क्या होता है? पैशन, जुनून, लव, प्रेम, लेकिन हेट, नफरत भी होती है, एंड एक्साइटमेंट और उत्तेजना भी होती है। किसी भी आदमी के मन में 100% प्यार भरा हुआ नहीं हो सकता, अगर है तो फिर वो तो भगवान हो गया। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ। लेकिन राइटर कहता है ठहरो, जल्दबाजी मत करो, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एक पाठक बन के मत करो, बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस। अपने आप को राजकुमारी की जगह रखो। तो राजकुमारी की जगह रख के भी तो बड़ी आसानी से आंसर कह सकते हैं कि बाघ निकला, लेकिन एक मिनट ठहरे, अभी हमने राजकुमारी की जो मनोस्थिति है, गिरफ्तारी के लड़के की गिरफ्तारी के बाद राजकुमारी ने क्या प्रतिक्रिया दी हमें थोड़ी पता है। तो अब पहले वो चैप्टर हम पढ़ ले। शी वॉज हॉट ब्लडेड। हालांकि राइटर पहले बता दे कि राजकुमारी बहुत जुनूनी और गर्म खून की थी, एंड सेमी बार्बरिक, और अपने पिता की तरह अर्ध क्रूर थी, अर्ध बर्बर थी, एंड हर सोल बर्न्ड विद द ट्विन डिजायर्स ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलसी। और दोनों ही परिस्थितियों को विचार कर, यानी पहली परिस्थिति लॉन्गिंग, इसका मतलब होता है लंबा बिछड़ना, लंबा इंतजार करना। लेकिन यानी कि अगर वो लड़की के साथ उसकी शादी होने थी राजकुमारी, तो उसका प्रेमी उसके हाथ से गया और उसे लॉन्गिंग का यहां पर मतलब है उस लड़के की मौत से। जब जब राजकुमारी ने अपनी प्रेमी के बाघ के द्वारा मौत की कल्पना करी तब भी उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे लगा प्रेमी बिछड़ जाएगा। लेकिन जब लड़की के साथ उसने उसकी शादी
शादी की कल्पना करी तो भी उसका मन ईर्ष्या से भर जाता था और उसके लिए यह भी डिफिकल्ट था कि वो उसको उस लड़की से शादी करने दे। शी न्यू दैट शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम, लेकिन राजकुमारी एक बात अच्छी तरीके से जानती थी कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे उसके प्रेमी को बाघ खाए या फिर लड़की उससे शादी हो, दोनों ही कंडीशन में वो अपने प्रेमी को खो चुकी है। बट टू whom, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि वो किसके हाथों अपने प्रेमी को गंवाना चाहती है। क्या वो मौत के हवाले अपने प्रेमी को करना चाहती है या फिर उस लड़की के हवाले अपनी प्रेमी को करना चाहती है। हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ अ लवर बीइंग किल्ड बाय टाइगर। तो यहां पर हम उन रातों की बात करते हैं जो उसकी गिरफ्तारी के बाद राजकुमारी ने गुजारी। राइटर कहता है कि कई बार, सैकड़ों बार जब उसका प्रेमी गिरफ्तार हो गया था तो कई बार जो रातें जो है वो राजकुमारी ने जागती हुई गुजारी है, क्योंकि जैसी वो सोने का प्रयास करती है उसके जो नींद के सपने हैं, उसकी जो नींद है वो पूरी तरीके से बाघ के द्वारा उसके प्रेमी की हत्या का जो नजारा होता था उसको देखकर उसकी पूरी रातें भय से भर जाती थी। How often she had lain awake at night, imagining the horror of her lover being killed by a tiger. Even in her dreams, she had covered her face with her hands to hide from the cruelty. तो जब भी वो इस प्रकार का सपना देखती कि उसका जो प्रेमी है उसको बाघ के द्वारा उसकी नृशंस हत्या की जा रही है, तो भले ही वो सपना देख रही होती लेकिन उस सपने में भी वो इस क्रूरता से, अपना भय से, बुरी तरीके से इस क्रूरता से भर जाती कि वो सपने में भी, जानते हुए कि वो सपना देख रही है, तब भी वो भय के मारे अपनी दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लेती थी। यानी सपने में भी अपने प्रेमी के मरने की जो कल्पना है बाघ के द्वारा करना, वो उस राजकुमारी के लिए बहुत ही असहनीय, दुख भरा और दर्द भरा होता था। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजकुमारी को हमेशा बाघ के द्वारा अपनी प्रेमी की हत्या के सपने आते थे। कई बार उसने अपने सपने में अपने प्रेमी को उस दूसरे दरवाजे को खोलते हुए भी देखा है। In her mind, she had screamed and torn her hair when she saw his happy face at opening the door of the lady. जब कभी भी उसने अपने सपने में अपने प्रेमी को सुंदर लड़की वाला दरवाजा खोलते हुए पाया, वो सपने में जोरों से चीखने लगती और अपने बालों को नोचने लगती। Her soul burned in agony. उसकी आत्मा दुख से जलने लगती। As she saw him rush to that woman and then be wedded in the next moment. जब भी वो अपने प्रेमी के उस दरवाजा खोलने की कल्पना करती और अगली पल उस लड़की से उसके विवाह हो जाने की कल्पना करती, उसकी आत्मा दुख से जलने लगती। When all about her were joyous, चारों तरफ जो लोग थे, वो जो उसका सपना था, उस सपने में जो चारों तरफ लोग, प्रजा बैठी है, वो जोरों से खुशी से चीख रही है और इस शादी का जश्न मना रही है। She lived through the misery ऑफ द प्रोसेशन। ये जो जलसा, पूरा जो जुलूस, जो बारात निकल रही है, वो पूरे इस जुलूस के लोग तो खुशी मना रहे हैं जुलूस की, लेकिन वो उस दुख को, उस दुख के, जुलूस जो है उसके दुख को, उसकी तकलीफ को बढ़ा रहा है और इस जुलूस जो है वो उसमें से एक दर्द से गुजर रही है। द हैप्पी कपल, द सिंगिंग, डांसिंग एंड द शाउट्स ऑफ द क्राउड, द लाफ्टर ऑफ द वैंडरिंग चिल्ड्रन। जो चारों तरफ जो ये नवविवाहित कपल है, उसका प्रेमी और वो लड़की, वो तो खुशी से झूम रहे हैं। चारों तरफ बच्चे फूल बिखेर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। जो दर्शक बैठे हुए खुशी से चिल्ला रहे हैं। जो म्यूजिशियन है वो जोर जोर से गा रहे और बजा रहे हैं। जो नर्तकों की टोलियां हैं वो जराधन नाच रही है। चारों तरफ लोग खुशी से भरे हुए हैं, लेकिन जो राजकुमारी है वो अकेली बैठी सिंहासन पर दुख से, दर्द से गुजर रही है। हर टीयर्स ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय। और राजकुमारी सपने में ये देखती है कि वो सिंहासन पर बैठी हुई रो रही है, लेकिन उसके ये जो आंसू होते हैं वो इस सारी भीड़ के जश्न में कहीं खो जाते हैं। यानी कोई भी उसके दर्द और उसकी तकलीफ को ना तो देख रहा है और ना ही महसूस कर रहा है। इस प्रकार के सपने उसे आते थे। Would it be better for him to die at once? तो जब इस प्रकार के सपने आते थे तो वो सोचती थी कि क्यों ना वो उसको एक झटके में बाघ के हत्थे चढ़ने दे और एक झटके में उसका प्रेमी हमेशा के लिए सारी तकलीफों से मुक्त हो जाएगा और वो भी मुक्त हो जाएगी। Then he could go to the place after death and wait for her. ऐसा होने से कम एक फायदा होगा कि उसका प्रेमी भगवान के घर जाकर राजकुमारी के आने का इंतजार तो कर पाएगा और कम से कम मरने के बाद तो वो अपनी प्रेमी से मिल पाएगी। तो एक बेटर रास्ता था। तो सबसे ज्यादा जो सुटेबल था वो राजकुमारी को और रीडर्स को ये वाला लग रहा है कि उसे अपने प्रेमी को बाघ के आगे चले जाने देना चाहिए। उसे राइट वाले दरवाजे में बताना चाहिए जिसके पीछे शायद बाघ छुपा हो। ऐसा राजकुमारी को पता हो सकता है। तो वो इसलिए भी चाह सकती है कि उसका प्रेमी भगवान के घर जाएगा और फिर जब वो भी मरेगी तो वो भी भगवान के घर जाएगी और दोनों वहां पर मिल जाएंगे। देन
एंड गेट दैट ऑफुल टाइगर दो श्रिक्स दैट ब्लड। लेकिन जैसे ही उसके मन में यह सपना आता, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया था आंसर तक अपने फाइंड आउट करना, लेकिन राइटर बताता है कि जैसे ही जब उसके मन में यह वाला विचार आता था, अचानक उसे वो घृणा से, गंदगी से भरा हुआ घिनौना बाग नजर आता है। उसे अपने प्रेमी की चीखें सुनाई देती हैं और चारों तरफ खून में बटे हुए उसे अपने प्रेमी के बदन के चीथड़े दिखाई देते हैं। तो फिर उसकी वही हालत हो जाती है जो पहले वाले पैराग्राफ में थी, यानी कभी वो कल्पना कर, कभी उसके मरने की कल्पना से भय से कांप उठती, लेकिन जब वो उस लड़की से उसको शादी रचाते हुए देखती तब भी उसका मन जलन से बुरी तरीके से भर उठता। यानी कुल मिलाके दोनों ही डिसीजन लेना, दोनों में से कोई एक डिसीजन लेना उसके लिए इतना आसान नहीं है। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट दैट शी वुड मूव हर हैंड, दैट शी मूव्ड हर हैंड। राइटर यहां पर यह बात क्लियर कर दे कि राजकुमारी ने जो राइट हैंड वाला फैसला करा था, यह इंस्टेंट तत्काल किया गया था, वो कोई घर से सोच समझ के नहीं आई थी। शी हैड नोन दैट ही वुड आस्क। लेकिन राजकुमारी जब इस सिंहासन पर आके बैठी और इस स्टेडियम में आई, इस अरेना में आई, तो यह बात भी अच्छी तरीके से जानती थी कि उसका प्रेमी उससे सवाल जरूर पूछेगा। यानी कि वो ये बात तो जानती थी कि उसका प्रेमी सवाल पूछेगा और वो इसलिए यहां पर आई थी। बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अंटिल द लास्ट मोमेंट। लेकिन यह जानने के बावजूद राजकुमारी ने अपने महल में कोई फैसला नहीं करा। उसने इस अंतिम घड़ी के लिए अपना फैसला छोड़ा था कि उस एक क्षण में जब उसका प्रेमी उससे पूछेगा कि कौन सा दरवाजा, तो एक क्षण में उसका मन जो भी डिसाइड करेगा वो उस दरवाजे की तरफ इशारा कर देगी। उसने पहले से कुछ भी सुनिश्चित नहीं करा था। शी फाइनली डिसाइडेड। और जैसे लड़के ने पूछा, प्रेमी ने पूछा, राजकुमारी ने डिसाइड कर लिया। एंड विदाउट हेजिटेशन, और बिना किसी घबराहट के, शी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर। उसने राइट हैंड के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली। राइटर कहता है कि यह सवाल इतने हल्के में लेने का नहीं है जो मैंने आपसे पूछा। हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, क्योंकि आप लोगों के लिए भले ही यह कहानी हो, लेकिन राजकुमारी के लिए ये जो फैसला था, ये जो उत्तर था, ये बहुत गंभीर था। सो आई डू नॉट प्रिज्यूम टू आंसर फॉर हर। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आंसर राजकुमारी के लिए भी ना करो। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू। मैं इसका उत्तर आपके ऊपर छोड़ता हूं। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर द लेडी ऑफ द टाइगर। और फिर एक बार आपसे पूछता हूं कि बताइए, उस दरवाजे के पीछे से कौन निकला? क्या बाघ निकला या फिर उसके पीछे से वो लड़की निकली? फ्रैंक रिचर्ड स्टॉकटन। असल में जो कहानी है वो कोई सिंपल सी एक कहानी होके कोई मोरल लेसन देने वाली कहानी नहीं है, कोई नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी नहीं है। हमारे जो राइटर की लिखी हुई कहानी है असल में एक साइको एनालिसिस, यानी कि किसी आदमी के मन के विचारों का, उसके मानसिक जो विचार है उन विचारों का अध्ययन करने का एक टेस्ट मान सकते हैं हम, कि किसी आदमी के मन में क्या ज्यादा छुपा है, किसी आदमी के मन में क्या ज्यादा प्रेम है, क्या बलिदान की भावना है, क्या उसके अंदर दूसरों के लिए दुर्भावना है, या फिर उसके अंदर केवल अपनी जो जुनून है वो भरा हुआ है किसी चीज को हासिल करने की किसी भी सूरत में, क्या उसके अंदर वो इच्छा है। तो असल में जो स्टोरी है वो एक साइको एनालिसिस है। अगर स्टूडेंट्स किसी भी एक डिसीजन पे पहुंच चुके हैं, इससे पहले पढ़ते पढ़ते उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि हाँ शायद इसके पीछे यही रहा होगा, तो फिर ये जो चैप्टर है वो असल में बहुत ही सबसे इस बेस्ट चैप्टर है इस पूरी बुक का। और इवन मैं तो कहता हूं सीबीएसई वगैरह में सबसे बेस्ट चैप्टर है जो एक साइको एनालिसिस कहता है, और ये हमें बताता है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार ज्यादा हावी हो चुके हैं। अगर गलत वाले विचार हमारे हावी हो चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम उन विचारों को खत्म करें जिसमें जेलसी आता है, पैशन आता है। लेकिन पैशन अच्छा भी होता है, लेकिन जब पैशन किसी दूसरे को हार्म पहुंचाने पर काम करने लगे तो वो पैशन नहीं रह जाता, वो एक सनक, वो एक गंदी चीज बन के रह जाती है। तो यहां पर हमें मानना चाहिए कि अगर फेयरली किसी आदमी के मन के पूरी तरीके से अच्छे विचार है, उसके मन में जुनून तो है, लेकिन उस जुनून के चक्कर में वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर हमारी कहानी का एक ही आंसर होगा मेरे खुद के व्यू से, कि उस दरवाजे के पीछे से लड़की निकली, उस लड़के ने उससे शादी कर ली, और प्रेमी ने जो राजकुमारी उसने अपने प्रेमी को बड़े आराम से जाने दिया, क्योंकि कम से कम उसके इस काम की वजह से उसका प्रेमी जिंदा रहेगा, एक अच्छी जिंदगी जिएगा। और आज नहीं तो कल, इस जन्म में तो नहीं, अगर वो अपने प्रेमी से ज्यादा भी प्यार करती होगी, अगर सच्चा प्यार करती होगी, तो शायद इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका प्रेमी उसे जरूर मिलेगा। आई थिंक सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।